हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 14 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसका नाम है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड या आइनॉक्स सीबीए आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कौन से सेक्टर की कंपनी है, क्या काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पेयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 290 रुपए पर शेयर, 22 शेयर्स का ये लॉट है। 6,380 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 44% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया 20% का रहता है ताकि हम सेफली अप्लाई कर पाएं। तो अभी तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो अच्छा बता रहा है, पर देखिए हमें वेट करना चाहिए, एंकल लिस्ट वगैरह आनी चाहिए और उसके बाद क्या कि हमें डिसीजन बनाना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, मतलब ये सिर्फ आपको एक गैस बताता है कि भाई मार्केट में डिमांड वगैरह कैसी चल रही है ऑफलाइन ब्रोकर्स वगैरह के पास। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों ये कंपनी 1976 मतलब 1976 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 47 साल पुरानी कंपनी है अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है ये कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स बनाती है। अब क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्रायोजेनिक का मतलब होता है जो बहुत लो टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो क्रायोजेनिक कहलाते हैं, मतलब मीनिंग तो ये होता है, ठीक है। पर ये क्या करती है कि जो भी इंडस्ट्रियल गैसेस होती है उनका स्टोरेज के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनकी सप्लाई के लिए ये काम करती है। स्टोरेज के अंदर ये बड़े बड़े टैंक्स वगैरह होते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। अब ये इंडस्ट्रियल गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 वगैरह जैसी गैसें होती है। फिर दोस्तों ये लिक्विड नेचुरल गैस मतलब LNG, उनका इंस्टॉलेशन, स्टोरेज, सप्लाई उसका भी काम करती है। फिर ये क्रायो साइंटिफिक मतलब ये अल्ट्रा प्योर जो गैसेस होती है उसके लिए टैंक मतलब स्टोरेज वगैरह है, सप्लाई ये काम करती है। और कुछ क्रायोजेनिक गैसेस जैसे ये रॉकेट वगैरह के अंदर काम आती है। फिर बेवरेजेस, कैजेस मतलब ये गैसेस वगैरह के लिए बड़े बड़े टैंक्स है, स्टोरेज है, सप्लाई, ये सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। अब इसके कस्टमर्स कौन कौन होते हैं, जो बड़ी बड़ी गैस की कंपनीज होती हैं वो इसकी कस्टमर्स होती हैं। और इसके 1255 डोमेस्टिक मतलब इंडियन कस्टमर्स हैं, 254 इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। और ये टोटल इंडिया के अलावा 66 कंट्रीज में अपना माल एक्सपोर्ट करती है। मतलब सिंपल भाषा में गैसेस वगैरह होती है, उनके स्टोरेज, सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन का ये कंपनी काम करती है। काफ़ी मतलब डिफिकल्ट काम है और अपने आप में पहली कंपनी की लिस्ट होने जा रही है। जितनी भी गैस वाली उससे रिलेटेड कंपनीज है वो इसकी कस्टमर्स हैं। तो काम तो ठीक नज़र आ रहा है, मतलब सदाबहार डिमांडिंग काम भी नज़र आ रहा है और अपने आप में मतलब ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है तो ये इसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो देखते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि एंकल लिस्ट वगैरह आ जाती है उसके बाद हमें पता चल पाएगा। तो समझ में आया कंपनी क्या काम करती है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब इसकी फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम जान लेते हैं जो कि 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। सबसे पहले अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल बढ़े हैं। बात करें इसके रेवेन्यू की तो 600 करोड़ रुपए से 984 करोड़ रुपए हुआ है 2021 से 2023 के अंदर। करीब 1.5 गुना जैसी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर अगर इसका प्रॉफिट देखें तो 96 करोड़ रुपए से 152 करोड़ रुपए हुआ है, प्रॉफिट के अंदर भी 1.5 गुना जैसी ग्रोथ है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और उसके ऊपर जो बोराइंग्स उधारी है 31 करोड़ रुपए की, और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो उधारी चुकाने के अंदर कोई भी पैसा काम नहीं आएगा। थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू होना चाहिए था। ओवरऑल फाइनेंशियली देखें तो ठीक है, मतलब इसकी जो एनुअल प्रॉफिट उस हिसाब से अपना डेट वगैरह चुका सकती है, तो ऐसी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोस्तों इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 39 मतलब 39 का, और कोई भी इसका पीयर कंपटीटर नहीं है। अपने आप में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है तो ये इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। और इसकी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 28% की, ROCE है मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% का। तो ये बढ़िया है, मतलब मिनिमम 15% होनी चाहिए पर उससे ज़्यादा है, तो ये बात काफ़ी अच्छी बात है। तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी ठीक नज़र आ रही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 14 से लेकर 18 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 627 रुपये से लेकर 666 रुपये के बीच में। 22 मतलब 22 शेयर्स का ये लॉट है। अब अपने आप में अकेली कंपनी लिस्ट होने जा रही है तो किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते कि प्राइस बैंड महंगा है या सस्ता है। पर फिलहाल देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक नज़र आ रहा है, मतलब सस्ता तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, ये तो दिख रहा है। और इसका टोटल इश्यू साइज है 1459 करोड़ रुपये का, पूरा ऑफर फॉर सेल है। हो सकता है कंपनी को पैसों की ज़रूरत ना हो। और इसका रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का।
21 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है। तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी जीएमपी देखिए तो 40% से ऊपर की चल रही है, मिनिमम 20% हो तो अप्लाई करने का सोचना चाहिए, पर अभी 40% है तो अच्छी चल रही है। पर देखिए दोस्तों, एंकर लिस्ट आ जाने दीजिए और उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड हो जाए, सब्सक्रिप्शन वगैरह पहले दूसरे दिन कैसा मिलता है, उस हिसाब से हमें डिसीजन बनाना चाहिए। ओवरऑल अभी तो डिमांड ठीक है, ठीक है। फिर दोस्तों डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सेक्टर यूनिक सेक्टर है, अपने आप में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है इस तरह का जो काम करती है, तो ये बेनिफिशियल है। मतलब मैंने आपको कहा ना कि कोई एकदम यूनिक सेक्टर की कंपनी हो तो वो लॉन्ग टर्म में हमेशा पोर्टफोलियो में जगह बना सकती है, क्योंकि इसके जैसी कोई कंपनी नहीं है तो डिमांड रह सकती है, ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी है। अब तो ये एंकर लिस्ट आ जाती है, उसके बाद पता चलेगा कि भाई एग्जैक्ट डिमांड कैसी रहती है, कि कौन कौन से बड़े एफआईआईज डीआईआईज इसके अंदर इंटरेस्ट जताते हैं। जिस हिसाब से जीएमपी चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर इंटरेस्ट जता सकते हैं। बाकी फाइनेंशियली ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। इसके बाद हाँ, कुछ उधारी है वो चुकानी चाहिए थी, थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू लेके आते तो बढ़िया रहता। बाकी ओवरऑल ये अपना डेट पे कर सकती है। बाकी इसकी आरओई आरओसी काफ़ी अच्छी है, 30% के आसपास, बहुत बढ़िया बात है। बाकी ओवरऑल खास नेगेटिव नहीं लगा, मतलब वैल्यूएशंस मुझे लगता है थोड़ी सी और सस्ती होती बढ़िया रहता, और ऑफर फॉर सेल पूरा का पूरा है तो थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू होता है तो बढ़िया रहता। ओवरऑल कंपनी ठीक नजर आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी डिसीजन बनाने में। तो आप लोगों ने क्या डिसीजन बनाया, क्या इस आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कोई भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस साथ में लगा के ही बनाएं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और बाकी सारे जो आईपीओज हैं उनका एक साथ हम कंपैरिजन भी देखेंगे, रैंकिंग वगैरह भी देखेंगे।